Hello everyone and welcome to Sleepy Classes in another lecture of your PSIR series. अब आज का जो Political Science and International Relations का lecture है, it will be geared towards increasing your understanding with regard to the IGP section. IGP section क्या है? Indian Government and Politics वाला section है. Now oftentimes ये section जो है दोनों एक strength और एक weakness बन सकता है depending on how you interpret it. अब strength कैसे है? Strength तो बहुत obvious होनी चाहिए because इसका एक extensive overlap है with GS2, that is आपका जो polity and governance का section होता है. So because of that reason, you're familiar with most of the foundational elements. कि आखिरकार इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से काम करती है, इंडिया में जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो किस तरह से काम करता है, इंडिया की वेरियस इंस्टीट्यूशंस, बॉडीज, इनके क्या फंक्शंस है, क्या पावर्स हैं, क्या लैकिंग्स हैं, ये सब जो है इनके साथ में आपके पास एक अवेयरनेस होती है. Now importantly what happens in this scenario is कि कई बार बच्चे इक्वेट करने लग जाते हैं GS2 को ही PSIR से, कि जो हम GS2 में कर रहे हैं बस उतना ही इनफ है इवन फॉर पॉलिटिकल साइंस का IGP सेक्शन. नो, ऑप्शनल के अंदर यही एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि यू हैव टू गो बियॉन्ड द जनरलिस्ट स्टडीज, द जनरलिस्ट एस्पेक्ट जो कि हर कोई बात कर रहा है. तो अगर किसी का से मैथ्स ऑप्शनल है, किसी का पंजाबी ऑप्शनल है, किसी का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, आप उससे हट के क्या ऐड कर रहे हैं टू द पॉलिटिकल साइंस का IGP सेक्शन वाला पार्ट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि से करंट ओरिएंटेड हम अपने आसपास देखते हैं, पॉलिटी में बहुत डेवलपमेंट्स होती रहती हैं. अब उसमें हमें समझ में आ जाता है कि GS2 प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट होगा या इवन मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट होगा. अब उसमें वो हम पॉलिटिकल साइंस वाला तड़का कैसे लगाएं, दैट बिकम्स अ रादर हार्ड टास्क. And that is something that I am going to try to teach you today on how to go above and beyond to make a GS topic, to make a GS current affairs issue more optional related. तो कहाँ पे एक ओवरलैप होगा, राइट? एक सर्टन ओवरलैप तो होगा. देयर विल बी सर्टन थिंग्स दैट आर कॉमन टू बोथ पॉलिटिकल साइंस IGP पार्ट एंड GS2, राइट? जो आपका स्टैटिक एलिमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑप्शनल के लिए चेंज नहीं हो सकती, वही रहेगी. बट उसके अंदर आप और क्या एलिमेंट्स डाल सकते हैं टू मेक इट मोर ऑप्शनल ओरिएंटेड, दैट इज समथिंग आई विल बी टीचिंग यू today. And that's why today we picked up a very current topic which is 127th constitutional amendment bill. तो पहले हम देखेंगे कि ये अमेंडमेंट बिल है क्या. ये इक्वली इंपॉर्टेंट है GS के बच्चों के लिए भी, राइट? क्योंकि GS2 का ये टॉपिक है. बट इसका जो एनालिसिस है, द पार्ट वेयर वी टेक द एकेडमिक आर्ग्यूमेंट्स, वो आपको ऐड करना है टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू ऐड मोर व्हेन यू आर राइटिंग योर ऑप्शनल. ठीक है, तो ये जो है मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूंगी. Now before we move ahead, right, rather than telling you कि हाँ जी हमारा बैच 4 आ गया है या हमारा बैच 5 जो है आएगा 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा, what happens is that another query that we get a lot from students is that we don't know how your courses are. हमें पता है YouTube पे आप क्या करा रहे हो, but you're a relatively new organization. ऊपर से आप कहते हो आप सबसे affordable भी हो, right? So by reducing the cost of the courses, are you reducing the quality? तो हमने बोला that instead of telling students again and again that no, regardless of the affordability, our content, our quality is top notch and the most comprehensive out there, we thought why not show them the same thing. And what better occasion, right? कौन सा और better event हो सकता था than 15th August that commemorates our Independence Day. So this Independence Day, Sleepy is going to do something very special for its students, and that is सबसे importantly कि हम लेके आ रहे हैं एक नया चीज़, एक नया फिनोमेना, जहाँ पे 15 अगस्त को, राइट, 15th अगस्त को फ्रॉम 12 AM ऑनवर्ड्स, नॉट 1 बट 12 AM, हम आपको 1 घंटा और दे रहे हैं. 12 AM ऑनवर्ड्स ₹1 के अंदर हमारे सारे कोर्सेज अब आपको अवेलेबल होंगे. सो फॉर 1 day you get a chance to look at all our courses, which includes our PCM, that is हमारा जनरल स्टडीज का कोर्स, हमारा जो लेटेस्ट बैच है उसके कुछ जो लेक्चर्स हैं आप देख सकते हैं फॉर 1 day. देन सोशियोलॉजी का जो हमारा ऑप्शनल का कोर्स है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का जो कोर्स है, एस्से
as well as हमारी मेंस आंसर राइटिंग कोर्सेज एंड प्रीक्योर दैट इज कंप्लीट करंट अफेयर्स वाले कोर्स, उनको आप व्यू कर पाएंगे, राइट। सो आप जाके देख सकते हैं फॉर वन डे. All you have to spend is ₹1 and you can get access to all these courses. इनके अंदर पड़े लेक्चर्स आप उनको एक दिन के लिए पूरा गॉज कर सकते हैं. यहाँ पे हमारी पीडीएफ भी पड़ी होंगी. यू कैन लुक एट द काइंड ऑफ coverage that we have, the kind of way in which we teach, the kind of sources that we refer to, right? तो अगर मैं बात करूँ से पॉलिटी की, या मैं बात करूँ political science and international relations optional की, which I teach, right? This is something that I try telling all the students, that instead of you guys having to refer to 10, 20 different books and sources, I am doing that work for you, right? And therefore our PSI course happens to be one of the most comprehensive course out there, राइट. सो आप 15 अगस्त को रात के 12 बजे जाके अवेल कर सकते हैं, ठीक है. हमारी जो है हिंदू के अंदर ऐड भी है, इंडियन एक्सप्रेस में ऐड है. आपने QR कोड जो है अगर आप उसको स्कैन करेंगे इट विल टेक यू टू आवर वेबसाइट. तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए sleepyclasses.com पे. वहाँ पे एक बैनर लगा होगा ₹1 कोर्सेज. उसके ऊपर इफ़ यू क्लिक यू विल सी ऑल द कोर्सेज दैट आर अवेलेबल फॉर ₹1. ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक इन दैट कोर्स, register yourself and you can view it for how much ever time you want in that one day. तो एक दिन 24 hours जो है आपके पास हैं to look at everything that you want all about Sleepy Classes, right? So this is our open disclaimer that, you know, we have nothing to hide. You can come, look at our quality, gauge our content, look at our quality of teaching, look at our comprehensiveness and decide for yourself, right? So now let's move ahead very quickly towards the topic of the day, which is 127th Constitutional Amendment Bill. Now very important, काफ़ी चर्चा में रहा है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है. तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो इस बिल को लेके आए सामने, राइट. एंड अक्रॉस 2 days ये बिल जो है पास कर दिया गया. एंड इन फैक्ट डिस्पाइट द रक्कस दैट द पार्लियामेंट हैज बीन विटनेसिंग, दिस वाज वन बिल जहां पे गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन दोनों का ही अग्रीमेंट था दैट दिस बिल नीड्स टू be passed, right? So in a very surprising move of collaboration and cooperation, ये जो एक बिल था इसके ऊपर एक all party almost agreement थी that despite various party lines everyone thought that this is a very important bill that needs to be passed. तो ये 127th Constitutional Amendment Bill है क्या? Now सबसे पहले if you aren't already aware, this is something that you should be aware of. अगर आपको नहीं पता है आप हमारी GS की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं अमेंडमेंट का प्रोसेस. आपको पता होगा कि आर्टिकल 368 जो है बात करता है किसकी? It talks about constitutional amendments, right? And ये स्पेसिफिक प्रोसेसेस बता देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के, राइट, कि अगर इनको पास करना है तो आपने क्या करना है. जहां पे एक बहुत ही टफ प्रोसीजर होता है, जहां 2/3 ऑफ मेजॉरिटी चाहिए होती है इन बोथ द हाउसेस, लोकसभा में 2/3 एंड देन राज्यसभा में 2/3, राइट, इसको पास करने के लिए. एंड इन सर्टेन केसेस apart from this 2/3 majority to pass the constitutional amendment bill, ratification by states जो है वो भी required होती है. ratification by states and कितने states? at least 50% of the state legislatures द्वारा, right? now following this ये भी क्या है? ये constitution amendment bill है, दोनों houses में पास कर दिया है. the moment it receives the assent of the president, ये क्या बन जाएगा? This will become the 105th Constitutional Amendment Act, right? So these are certain things that you should be aware of even before you start this lecture. If you aren't aware of these कि ये Constitution Amendment का process क्या होता है, so on so forth, you can just go to our GS2 की playlist जहाँ पे पूरा amendment procedure दिया गया है. Now let's look at what does this bill talk about. What does this 127th Amendment Bill or the 105th Constitutional Amendment Act ये किस बारे में बात करता है? ये अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को. इट चेंजेस द कॉन्स्टिट्यूशन टू बेसिकली अलाउ, क्या अलाउ करता है? ये अलाउ करता है अब स्टेट्स को एंड यूनियन टेरिटरीज को दैट दे कैन प्रिपेयर देयर ओन लिस्ट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड
classes. So SEBCs, socially and educationally backward classes, which is also another term that we use for OBCs or other backward classes, right? So what does it do? It makes a very important move, right, wherein अब ये states and union territories को complete right दे देता है to identify as well as prepare a list of those communities that it considers to be socially and educationally backward classes in their own state. So Haryana can decide for itself, Punjab can decide, Rajasthan can decide, Maharashtra can decide, Uttar Pradesh can decide, and so on and so forth. So it's a very, very important, a very critical move. Now, very importantly, एक चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि आखिरकार ये प्रोसेस शुरू क्यों हुआ? Why was it that this move was required? Right? Now, this move became very critical because of another preceding amendment, which was your 102nd Constitutional Amendment Act. 102nd Constitutional Amendment Act क्या बात करती थी? Basically, 102nd Constitutional Amendment Act ने आपको पता होगा आपका जो National Commission for Backward Classes जो है, which was earlier a statutory body, this was transformed into a constitutional body via this 102nd Constitutional Amendment Act. Right? Now, what had happened, apart from granting, apart from इस NCBC को constitutional status देने की जगह, कुछ और changes भी जो है ये 102nd Constitutional Amendment Act ले आया था, जिसके कारण ये जो listing of socially and educationally backward classes है, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था. अब क्या थे ये प्रोविजन? सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया एनसीबीसी को मिल गया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. तो जैसे कि आपको पता होगा इन द कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव आर्टिकल 338 which deals with National Commission for Scheduled Castes. Then you have 338A which deals with National Commission for Scheduled Tribes, and now additional एक article by the name of 338B was added to make for NCBC as a constitutional body. Now the other provision which actually created problems and जिसको rectify करने के लिए अब ये 127th Amendment Bill या फिर 105th Constitutional Amendment Act आया है, that is इन्होंने ऐड किया था एक आर्टिकल 342A. और ये 342A क्या कहता था? ये 342A कहता था कि जो प्रेसिडेंट है, now the president will have the power to notify the list for SEBCs, that is your socially and educationally backward classes, for any state or union territory. अब गवर्नमेंट का क्लेम था that the debates and discussions in the parliament made it very clear that while the president has been given the power to notify lists for SEBCs, this does not mean that the power will be snatched away from any state, right, in that domain. ये अब गवर्नमेंट का क्लेम है, ठीक है. अब ये वो क्लेम कर रहे थे, बट जब तक ये वर्ड्स में क्लियर नहीं होगा, या फिर जब भी लॉ के बारे में हम यही बोलते हैं ना, द डेविल इज इन द डिटेल. अगर कहीं पे भी एक छोटा सा भी इशू क्रॉप अप हो सकता है, यू नो, थिंग्स विल एंड अप गोइंग टू द जुडिशरी, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, राइट. क्यों हुआ अब ये? दिस ऑल स्टार्टेड विद महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने जो एक नया SEBC के रिगार्डिंग वो लॉ लाए, जहां पे जो मराठा कम्युनिटी है that was now being included in SEBC की category as an OBC, and they were being given reservation in the state of Maharashtra. अब इसको लेके there was a lot of hue and cry, and what happened? जुडिशरी के पास वो चले गए. तो पहले वो पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट के पास, एंड बॉम्बे हाई कोर्ट से पहुंचे वो सुप्रीम कोर्ट के पास. अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई मई 2021 में, एंड यहाँ पे इन्होंने अपहोल्ड कर लिया 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, एंड देयरफॉर दे सेड दैट द महाराष्ट्र स्टेट असेंबली डज नॉट हैव एनी लोकस स्टैंडर्ड टू प्रोवाइड for OBC or SEBC status for the Marathas, because ये power तो 102nd Constitutional Amendment Act has given to the President, right? That is exactly what was stated in 342A. अब you know, the government might say that no, the debate or the discussion के अंदर तो there was a separate you know, meaning to this entire clause that we had.
दैट माइट बी द केस, बट जुडिशरी तो उस क्लॉज को इस तरह से इंटरप्रेट कर रही है कि अब प्रेसिडेंट के पास पावर है एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास पावर नहीं बची है to categorize any community as being socially and educationally backward for their particular states. Now, based on that, the judiciary said that no, Marathas cannot be granted reservation because of the fact what? That state legislature of Maharashtra के पास तो ये power ही नहीं है कि वो उनको enlist कर सके. ये power किसके पास है? ये तो president के पास power है. Right? That is the president who should be on the basis of recommendations and consultation with National Commission for Backward Classes should be determining which community or which section of the population to be included as OBCs, to be included as SCBCs, even on the state list, not just on the central list but even on the state list. ठीक है ना. Prior to the 102nd Amendment Act यही होता था कि जो central list होती थी वहां पे पावर होती थी आपके प्रेसिडेंट के पास, एंड जहां स्टेट लिस्ट होती थी स्टेट लिस्ट के ऊपर एन्यूमरेट कर सकते थे जो आपके वेरियस स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं. तो अब 102nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद आने के बाद ये थोड़ी गड़बड़ी हो गई. सो नाउ व्हाट डज द 127th अमेंडमेंट बिल ट्राई टू डू? यही जो 102nd अमेंडमेंट एक्ट ने ये एम्बिग्विटी अब जो बना दी है ये उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है. एंड अब ये जो 127th बिल आया है और द 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये अब प्रोवाइड करता है दैट नो, ये इन्होंने अमेंड कर दिया है उसी 342A के क्लॉज को, एंड नाउ दैट 342A रीड्स दैट जो प्रेसिडेंट है वो नोटिफाई कर सकते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को. हाउएवर दिस विल ओनली बी द केस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब जो सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज या SCBCs है उनको नोटिफाई कौन करेगा, उनको आइडेंटिफाई उनको कौन करेगा डिटर्मिन कि कौन आ रहा है उस लिस्ट पे? प्रेसिडेंट करेंगे डिटर्मिन, राइट. और जो स्टेट की बात हुई, राइट, स्टेट की जो बात हुई वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर को अब पावर दे दी गई है. सो व्हाट डज दिस बिल एंड अप डूइंग? नॉट जस्ट इट रेक्टिफाइज 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बल्कि ये बाईपास करता है सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग ऑन द मराठाज रिजर्वेशन टू नाउ रिस्टोर द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स कि वो अब अपनी खुद की स्टेट लिस्ट ऑफ SCBCs और OBCs जो है मेंटेन करके रख सकते हैं. अब क्या रहेगा इंपैक्ट ऑफ द बिल? अब इस इंपैक्ट के अंदर इनफैक्ट आपको पता लगेगा कि GS के साथ आपने ऑप्शनल लेवल क्या इंक्लूड करना है. Now that you've understood the foundations of the 127th Constitutional Amendment Bill or the 105th Constitutional Amendment Act, you should be able to analyze that what the impact will be. इससे पहले जो इंफॉर्मेशन थी वो प्योरली फैक्चुअल थी. इसके बाद जो अब इंफॉर्मेशन आ रही है ये एनालिटिकल इंफॉर्मेशन है. इसमें आपका क्या लगता है? आपका एक मेंटल प्राउस लगता है दैट व्हाट कैन बी द स्पिल ओवर इफेक्ट्स ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ एक तरह से आपकी जो ये अमेंडमेंट आई है. ठीक है, तो क्या होंगे इसके इंपैक्ट? सबसे पहले तो ऑब्वियस पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस है. वाई? क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि पहले स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास पावर होती थी ऑफ नोटिफाइंग खुद की स्टेट लिस्ट में SCBCs एंड OBCs, अब जो है ये रिस्टोर कर दी गई है. एंड दिस इंपॉर्टेंटली पोस्ट द 102nd अमेंडमेंट एक्ट दिस वाज अ मेजर डिमांड ऑफ रीजनल पार्टीज. अब हमें पता है कि बहुत सारी रीजनल पार्टीज ऐसी हैं इंडिया के अंदर, तो ये फिनोमेना हैज बीन पर्टिकुलरली विटनेस्ड, राइट. फॉर PSIR स्टूडेंट्स, रजनी कोठारी क्या कहते हैं कि कास्ट जो है खत्म नहीं हुई इंडिया में. In fact, with the coming in of democracy, there has been a politicization of caste, right? So caste remains relevant everywhere. So this is how you link a GS का thing with, हमने ऑप्शनल लेवल कैसे बना दिया? हमने रजनी कोठारी को इसके अंदर पुल कर लिया. एंड रीजनल पार्टीज, वी हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ रीजनल पार्टीज इन इंडिया actually have their foundation in caste identity, right? Caste identity, चाहे ये बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो कि से दलित बेस्ड है, जैसे कि हमारी BSP है. On the other hand, we also have numerous parties जो कि OBCs के अंदर जो है अपनी रूटिंग देती हैं. A lot of parties are based on the idea of a certain OBC identity. तो चाहे ये समाजवादी पार्टी हो जाए आपकी UP के अंदर, चाहे ये JDU हो जाए आपके बिहार में, RJD हो जाए बिहार में,
सिमिलरली महाराष्ट्र के अंदर जैसे कि हम बात करते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर आपकी जो शिवसेना है, राइट, द शिवसेना ऑल्सो इन महाराष्ट्र, बिकॉज आखिरकार वो किसके लिए कर रहे थे, मराठास के लिए कर रहे थे। सिमिलरली हरियाणा के अंदर, इनफैक्ट हरियाणा में हम क्या विटनेस करते हैं, दैट यस ऑन वन हैंड यू डू हैव रीजनल पार्टीज, राइट, रेड बाय पीपल लाइक द चौटालास, जो कि डिमांड करते आ रहे हैं जाटों के लिए एक ओबीसी स्टेटस, बट इन जगहों पे इवन द रूलिंग पार्टी के जो ओबीसी लीडर्स हैं, जो स्टेट लीडर्स हैं, उनकी भी डिमांड रही है कि आप स्टेट में ये रिस्टोर कर दीजिए, बिकॉज इफ बीजेपी से वांट्स टू विन इलेक्शंस इन स्टेट्स, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो आगे चल के, चाहे वो यूपी में आ रहे इलेक्शंस हो, OBC votes matter a lot. So therefore not just regional parties or opposition parties, even ruling party के जो state leaders and OBC leaders हैं, they have been demanding that you restore the power of the state legislatures to make their own list of SC/BCs or OBCs, right? तो पहली political ramification यही हुई है that these regional parties, ये जो regional leaders हैं, ये जो caste leaders हैं, they have been satisfied because caste continues to play a very very important and dominant role as far as India's electoral politics is concerned. Furthermore, Article 338B जो है of the Constitution, जो कि बेसिकली अब क्या करता था, क्योंकि NCBC बन गया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बन गया था, ये मैंडेट करता था कि जितनी भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने कंसल्ट करना है इस NCBC को फॉर ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स जो कि किसी भी तरह से कनेक्ट करते हैं टू OBCs और SEBCs. अब विद द कमिंग इन ऑफ द 127th अमेंडमेंट बिल और द 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये स्टेट्स एंड यूटीज जो हैं अब एग्जेम्प्ट हो जाएंगे दैट for the preparation of their list of socially and educationally backward classes or OBCs, they don't have to run to the NCBCs के आप हमें बताएं कि हम इनको इंक्लूड करें या ना इंक्लूड करें. तो if the state legislature decides to include a particular community, it is completely up to them and they do not necessarily have to go to the NCBC for any consultation or recommendation regarding the same. Now very importantly, जैसे कि मैंने पहले ही पॉइंट आउट कर दिया था, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट रीजनली बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरियस पार्टीज हैव आल्सो सेड दैट ओबीसीज की आइडेंटिटी और इनके कितने नंबर्स हैं वो जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स एज फार एज सेंसस इज कंसर्न्ड. सो अपार्ट फ्रॉम appreciating that yes, states need to be given this power back, certain parties, certain regional caste based parties including समाजवादी पार्टी जो आपकी तेलुगु दसम पार्टी है and even NDA की जो अलाइज है including JDU हो गए जिनके regionally OBCs के अंदर बहुत ज़्यादा वोट्स हैं, अपना दिल हो गया, उन्होंने बोला है that India requires a caste based census. तो ये 2011 से जो है चला जा रहा है, राइट, कि आपने हमारी जो कास्ट सेंसस है उसका एक इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट तो आप कर रहे हैं बट आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमको नहीं दे रहे हैं. अब दोबारा ये डिमांड उठी हुई है कि आप एक कास्ट सेंसस कराइए. और एक कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है? वो कहते हैं वी वांट टू नो द एक्चुअल नंबर ऑफ ओबीसीज इन इंडिया, राइट, बिकॉज क्लेम क्या है? क्लेम है दैट द ओबीसी परसेंटेज ऑफ ओबीसी पॉपुलेशन इतनी वास्ट है कि उनको जो रिजर्वेशन दी जा रही है इट इज वेरी माइन्यूट कंपेयर्ड टू देयर एक्चुअल numbers. And if that is the case, and अगर ये सर्वे में प्रूव हो जाता है तो जो 50% रिजर्वेशन की एक कैप लगाई गई है थ्रू द इंदिरा साहनी जजमेंट, दैट बिकम्स एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक. तो इनफैक्ट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिमांड्स ऑफ द रीजनल पार्टीज दैट कंसिडरिंग, जिनको हम बुलाते हैं ना अब पॉल साइंस में, आपको ये पता होना चाहिए, इनफैक्ट एज अ GS स्टूडेंट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस टर्म ऑफ बहुजन. बहुजन कौन है? बहुजन इंक्लूड्स एवरीवन एक्सेप्ट द अपर कास्ट हिंदूज. ठीक है, तो ये जो बहुजन है, राइट, हु कम फ्रॉम ओबीसीज, हु कम फ्रॉम एससीज, हु कम फ्रॉम एसटीज, राइट, अगर इनकी पॉपुलेशन इज मच मोर देन द अपर कास्ट, देन शुडंट दे बी इंजॉइंग मोर रिजर्वेशन एज वेल. तो ये जो 50% की कट ऑफ लिमिट सेट की गई है उसके अगेंस्ट भी बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो आवाज उठा रही हैं एंड वो कह रहे हैं कि पहले आप कास्ट बेस्ड सेंसस कराइए एंड देन आप जो है यू हैव टू रीथिंक दिस 50% की कैप जो कि इंदिरा साहनी जजमेंट द्वारा लगाई गई है.
Now apart from this, एक और जो चर्चा चलती आ रही है पार्लियामेंट में that you can associate with this is also the issue of creamy layer in OBCs. अब हमें पता है इंदिरा साहनी जजमेंट में ये एक और एडिशन हुआ था जहां पे उन्होंने क्या बोला that yes 27% reservation has been given to the socially and educationally backward classes or the OBCs but subject to creamy layer. तो उन्हें क्रीमी लेयर के थ्रू जो है एक इनकम क्राइटेरिया सेट कर दिया है एंड गवर्नमेंट जॉब्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है या किसी स्टेट गवर्नमेंट जॉब में है उसके भी वेरियस रैंक्स के अकॉर्डिंगली जो है क्राइटेरिया सेट कर दिया गया है दैट इफ योर पेरेंट्स आर एम्प्लॉयड एज दैट in that rank as that official तो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं OBC के इस बेनिफिट को. In fact because of that a lot of UPSC aspirants who've been selected in the exam, ठीक है, उनको भी जो है एक तरह से उनकी एंट्री एक्सेप्ट नहीं की गई है बिकॉज ऑफ दिस क्रीमी लेयर का इशू. तो अब क्या हो रहा है, अब इस क्रीमी लेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कमिटी बिठाई हुई है द जस्टिस रोहिणी कमिटी जो कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी की बात कर रही है कि इंस्टेड ऑफ वन ओबीसी कम्युनिटी रियली कॉर्नरिंग ऑल द बेनिफिट्स, सारी जो वेरियस ओबीसी कम्युनिटीज है उन तक ट्रिकल डाउन कर सके बेनिफिट्स, उसके लिए वो एक सब कैटेगराइजेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे कि यूपी के अंदर, बिहार के अंदर ऐसे फिनोमेना हुए थे. बिहार के अंदर जैसे कि हम देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये इशू चला था जैसे कि समाजवादी पार्टी जो है, ठीक है, उनकी एक जो अलायंस है वो मेनली यादव्स के साथ मानी जाती है. तो अब उन्होंने क्या किया, बीजेपी का क्या एक मानना था जो कि फोर्थ पार्टी सिस्टम है उसके अंदर भी हम ये डिस्कस करते हैं कि नॉन यादव ओबीसी जो थे दे टारगेटेड देम, कि यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप ऑफ ओबीसी जो है इनको फायदा मिल रहा है, जो बाकी नॉन यादव ओबीसी है उन तक हमने फायदा लेके आना है. सो दे स्टार्टेड रियली getting them together which resulted in a major BJP victory in यूपी ऑल्सो. ठीक है, तो अब यही सब कैटेगराइजेशन के लिए जो है एक जस्टिस रोहिणी कमिटी भी जो है बिठाई गई है. नाउ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, वो आर्ग्यू करते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये एक बहुत ही हिस्टोरिक, एक बहुत ही ग्लोरियस लेजिस्लेशन है. व्हाई? बिकॉज दिस विल एंड अप बेनिफिटिंग nearly 670 castes in the country. Why? Because now that the states can really enlist their own एक list, so all these castes can be included, and therefore what will happen is that the benefits which are being accrued to the OBCs and the number of castes जो कि इन benefits को का advantage ले रही हैं, that will drastically increase. Now you have to, apart from these political arguments, you also have to add additional academic arguments, right? That what is it that certain scholars are saying, what is it that the academic perspective can be. एक हमने देखा था, हमने political arguments के साथ PSIR का एक issue associate कर दिया, the politicization of caste by Rajni Kothari. Now we are also including the opinions of certain scholars. Now Professor Jodka happens to be one of important theorists, scholars in this category जो caste and OBCs and reservation के बारे में बात करते हैं. तो प्रोफेसर जॉडका कहते हैं that this is a very important move, that this constitutional amendment bill, 127th constitutional amendment bill or the 105th constitutional amendment act is extremely important for two particular reasons. The first reason he says is that the reality of caste जो है बहुत ही state specific है. अब इंडिया क्या है, इंडिया बहुत ही एक डाइवर्स कंट्री है, और इंडिया के क्या है, इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा जो है डाइवर्स कास्ट आइडेंटिटीज भी हैं. तो जरूरी नहीं है कि एक कास्ट जो कि कहीं पे बैकवर्ड है, राइट, वो हर जगह ही बैकवर्ड हो. इनफैक्ट ये बहुत बार देखा जाता है, राइट. ना फॉर एग्जांपल अगर हम जाट्स की ही बात करें, राइट, जाट्स की अगर हम बात करें, ये इशू उठ के आता है कि कई जगह पे जो जाट्स हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हो सकते हैं, कई जगह पे जाट्स जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकती है एडिक्वेटली से इन ब्यूरोक्रेसी और इन अदर टॉप एक्लियंस ऑफ जॉब्स, बट इन अदर एरियाज दे कैन बी अ वेरी एक्सप्लॉयटेटिव कास्ट. तो फॉर एग्जाम्पल आप एक तरह से एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं बिटवीन हरियाणा एंड राजस्थान, राइट. तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे एक जो कास्ट है अगर एक स्टेट में डोमिनेंट है बट दूसरे स्टेट में जो है वो डोमिनेंट ना हो बल्कि गरीब हो. सिमिलरली एक और चीज जो कि हो सकती है, एससीज, जैसे कि ये आंध्र प्रदेश का हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल इंक्लूड किया है, बाल्मीकिस जो है वो एससीज माने जाते हैं, राइट. तो अगर आप यूपी देख लें, अगर आप पंजाब देख लें, यहाँ हर जगह बाल्मीकिस फॉल इन द शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी, बट आंध्र प्रदेश में दे आर इंक्लूडेड इन ओबीसी. वाई? बिकॉज दे आर रिलेटिवली बेटर ऑफ एंड बेटर रिप्रेजेंटेड इन आंध्र प्रदेश कंपेयर to these
अदर स्टेट्स, राइट। सो इस तरह से स्टेट वाइज रीजनल जो है बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं कास्ट ग्रुप्स एंड उनकी डोमिनेंस एंड उनकी रिप्रेजेंटेशन एंड उनके सोशली एंड एजुकेशनली एजुकेशन के सोशल एंड एजुकेशन के लेवल्स में। सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एक और पॉइंट जो कि जोड़का ऐड करते हैं कि वो कहते हैं कि कास्ट ऑल्सो इज अ वेरी रिलेशनल कैटेगरी। रिलेशनल का क्या मतलब होता है कि कास्ट अब एक स्टैंड अलोन तो चीज है नहीं। नाउ फॉर एग्जांपल एक समवन क्लेम्स दैट से समवन इज ब्राह्मण, ठीक है। अब आप इमेजिन करो कि पूरे सिस्टम में ही सिर्फ ब्राह्मण्स हो, तो ब्राह्मण्स में हायरार्की कैसे क्लेम कर सकते हैं? अगर सिर्फ ही ब्राह्मण है, कोई और ग्रुप ही नहीं है, कोई और वर्णा कैटेगरी नहीं है, कोई और जाति ही नहीं है, तो एक ब्राह्मण की कास्ट आइडेंटिटी नहीं बनी। एक ब्राह्मण की कास्ट आइडेंटिटी कब बनती है? विज़िवी अदर ग्रुप्स, व्हेन इट कैन से, व्हेन ब्राह्मण्स कैन क्लेम दैट वी आर अ हायर कास्ट कंपेयर्ड टू दिस ग्रुप और दैट जाति और दलित्स और अनटचेबल्स और सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो कास्ट क्या है? कास्ट रिलेशनल है एंड दैट इज व्हाई कंपेयर्ड टू वेरियस स्टेट्स बहुत सारी वेरिएशंस आ सकती है। तो फॉर एग्जांपल आप इमेजिन कीजिए दैट पंजाब में जैसे कि देयर आर्ट अ लॉट ऑफ ब्राह्मण्स। ट्रेडिशनली जोड़का के ही आर्टिकल है जहां पे वो बात करते हैं कि ट्रेडिशनली पंजाब में जो है हमेशा सिख्स या फिर जो इस्लाम थे व्हेन देयर वाज अ यूनाइटेड पंजाब, उन लोगों की ज्यादा पॉपुलेशन थी एंड ब्राह्मण इन्फ्लुएंस जो है उतना नहीं रहा था। अब क्योंकि ब्राह्मण इन्फ्लुएंस उतना नहीं रहा था, जिस तरह का कास्ट सिस्टम बेस्ड ऑन प्योरिटी एंड पोल्यूशन से यूपी के अंदर डेवलप हुआ या बिहार में डेवलप हुआ, पंजाब के अंदर उतने उसके रैमिफिकेशंस नहीं देखे गए। हाउएवर द काइंड ऑफ सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन पंजाब बिकॉज ब्राह्मण्स वर नॉट देयर, राइट। अब वो सेम सिस्टम यूपी और बिहार में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वहां पे तो ब्राह्मण्स एग्जिस्ट करते थे, वहां पे तो और भी कैटेगरी से भूमिहार सो ऑन सो फोर्थ एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि कंपेयर्ड टू योर कास्ट ग्रुप और कौन कौन सी कास्ट ग्रुप्स अवेलेबल है एंड उनके रिलेशन में आप किसी स्टेट में कहां पे फॉल करते हो, वो भी जो है आपकी सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड लेवल को जो है डिटर्मिन कर सकती है, राइट। सो दैट इज व्हाई टू रीजंस अब क्या हो गया कि कास्ट स्टेट स्पेसिफिक होती है इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस, इन टर्म्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड सेकेंडली ये रिलेशनल है इन टर्म्स ऑफ कि और कौन से कास्ट ग्रुप्स जो है उस स्टेट में अवेलेबल हैं। अगर बाकी ऐसी कास्ट है ही नहीं जो कि आपसे से ऊपर क्लेम कर सकती है स्टेटस, तो ऑब्वियसली यू विल एंड अप फेयरिंग बेटर। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू हैपन टू बी इन अ स्टेट जहां पे आपसे ऊपर के बहुत सारे कास्ट ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, तो इन दैट सिनेरियो आपकी जो हालत है इट विल बी मच वर्स से कंपेयर्ड टू द अदर state, and that is why Jodhka says that for these two reasons state specific caste list होना for OBCs for SC BCs बहुत ज़्यादा crucial है। and because ये state specific होंगी, इसका मतलब क्या होता है that state specific jobs, state specific positions जो हैं वहाँ पे इनकी representation बढ़ सकती है and therefore in the particular state जहाँ पे ये face करते हैं exploitation or the lack of representation और backwardness, वहाँ पे इनका जो level है वो improve किया जा सकता है। इसके अलावा एक और व्यू ऐड किया गया है बाय जेके बजाज जो कि मेंबर है ऑफ द जस्टिस रोहिणी कमीशन ऑन ओबीसी सब कैटेगराइजेशन, जहां पे वो कहते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस आर्ग्यूमेंट हमें स्टेट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट के बारे में भी क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी कि अब अगर हम सब कैटेगराइजेशन भी कर रहे हैं, शुड दिस सब कैटेगराइजेशन बी डन स्टेट वाइज और शुड दिस सब कैटेगराइजेशन बी डन ऑन अ सेंट्रल स्केल, ठीक है। तो इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं टू रियली मेक योर आंसर मल्टीफेसेटेड, टू ऐड एन एकेडमिक बैकग्राउंड टू योर आंसर, टू मेक योर आंसर मोर नुआंस्ड, टू मेक योर आंसर मोर एंड मोर अकेडमिक एंड मोर एक तरह से स्कॉलरली, ठीक है। ये जो है आपको ऑप्शनल के अंदर बहुत सारे मार्क्स जो है फेच कर सकता है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वाज फ्रूटफुल और आप इसका पूरा एडवांटेज ले पाएंगे। जस्ट इन द एंड डू नॉट फॉरगेट दिस वेरी इंपॉर्टेंट डेट, राइट। भूलेंगे तो हम बिल्कुल नहीं क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है, बट ऑल्सो फॉर वन मोर रीजन आपने आना है sleepyclasses.com पे और आप देख सकते हैं एक दिन के लिए हमारे सारे कोर्सेज एट ओनली ₹1, राइट। सो होपिंग टू सी यू देयर सून। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस एंड जितने भी हम वीडियोस जो हैं आपके लिए लाते हैं।